नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और इसके अंतर्गत हम जो है अगला टॉपिक जानने वाले हैं भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक प्रभाव के बारे में। इसके अंतर्गत हम जो है बेसिक चीज़ें क्या क्या जानेंगे आपको देखने को मिलेगा। हम जो है इसके अंतर्गत जैसे कि चट्टानों के बारे में जानेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत, साथ ही उसके कुछ जो विभाजन है, प्राकृतिक विभाजन, जैसे आप देख सकते हैं ना, पठार देखने को मिलते हैं आपको बहुत सारे, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार। साथ ही हम जो है कुछ पर्वतों के बारे में जानेंगे और इन सारी चीज़ों को बेसिक रूप से जानने के पश्चात हम हल करेंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मतलब क्वेश्चंस, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन चैनल्स को भी देख सकते हैं आप, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी काम की चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। और इन सभी वैकेंसी और इसके अलावा जहाँ भी आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आता है वहाँ पे ये जो है आपको काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भूवैज्ञानिक संरचना की। तो जब भी बात करें हम जैसे भारत की या अन्य कोई जगह की, मध्य प्रदेश की, तो आपको देखने को मिलेगा जब हम ज़मीन के अंदर देखते हैं तो जो एरिया है वो किसी न किसी भाग से मिलकर बना होता है या कोई ना कोई चीज़ उसमें होती है। अब वो चट्टानें हो सकती है। चट्टान क्या होता है? चट्टान का मतलब प्लेट, टुकड़ा बहुत बड़ा ज़मीन का, उसे हम चट्टान बोलेंगे। चट्टान के बारे में हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे और, ठीक है। तो यहाँ ज्योग्राफिकल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या भूवैज्ञानिक संरचना इसे बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख चट्टानें यहाँ हम देखेंगे। तो बेसिक रूप से मध्य प्रदेश का मैप आप देख सकते हैं, ये ठीक है, मध्य प्रदेश का मैप है। ये अलग अलग भागों में देखिए अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आपको 3-4 कैटेगरी मिलती है यहाँ पे। एक तो होती है आद्य महाकल्प, जिसे हम आर्कियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कियन। इसमें 2 मुख्य समूह हैं। कौन कौन से? एक तो धारवाड़ समूह है और एक पुराना संघ है। तो धारवाड़ समूह की अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा पुराना संघ में आपको कडप्पा, विंध्यन, लोअर, अपर, ठीक है। तो पुराना संघ के अंतर्गत कडप्पा जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखिए आपको कंप्लीट रूप से यहाँ देखने को मिलेगा। और साथ ही विंध्यन की अगर बात करूँ तो विंध्यन श्रृंखला ये देखने को मिलेगी। इसमें ही लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन। अपर विंध्यन मतलब ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग लोअर विंध्यन, ये चीज़ देखने को मिलेगी। दूसरी चीज होती है आर्य समूह, जिसे आर्य ग्रुप बोलते हैं। इसके अंतर्गत गोंडवाना सेल समूह आता है। गोंडवाना सेल समूह आप देख सकते हैं, ये देखिए कंप्लीट एरिया इधर वाला, मतलब बघेलखंड के पठार में देखने को मिलेगा। पठार क्या क्या होते हैं वो देखेंगे अभी। और यहाँ जो है ये बुंदेलखंड के पठार में देखने को मिलता है आर्कियन क्रम। कडप्पा जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? थोड़ा बहुत रीवा पन्नग पठार और साथ ही आप जो है थोड़ा सा बघेलखंड के अंतर्गत आप देख सकते हैं। और विंध्यन वाला जो क्षेत्र है वो आपको सतपुड़ा और नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कंप्लीट दक्कन ट्रैप की अगर बात करूँ मैं तो मालवा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये तो हमने बेसिक रूप से क्या जाने हैं, भूवैज्ञानिक संरचना, यानी कौन कौन सी चट्टान हमारे मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ हमको देखने को मिलेगा, जैसे आर्कियन मैंने बताया था कहाँ कहाँ है, बुंदेलखंड, जिसके अंतर्गत गुलाबी ग्रेनाइट, डाइक, नीज, सिल, ये सब प्रकार देखने को मिलते हैं आर्कियन के अंतर्गत। धारवाड़ समूह के अंतर्गत कहाँ मिलेगा? छिंदवाड़ा की सौंसर श्रेणी में, बालाघाट की चिल्पी श्रेणी में ये देखने को मिलेगा। पुराना संघ जो है पन्ना, कैमूर, भांडेर श्रेणी, इसके अलावा रीवा श्रेणी, ग्वालियर है, बिजावर श्रेणी, ये सब जो है पुराने संघ के अंतर्गत देखने को मिलेगा। द्रविड़ संघ में मध्य प्रदेश में साक्ष्य नहीं मिलते, यानी कि आपको क्वेश्चन आया था, हमने पीछे भी पढ़े हैं, इनमें से कौन सा सेल समूह मध्य प्रदेश में नहीं है, यानी कि चट्टानों का समूह मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आपको देखने को मिला था द्रविड़ उपलब्ध नहीं था, ठीक है। आर्य समूह जो है सतपुड़ा और बघेलखंड में जो कोयला घाटी है उसमें देखने को मिलेगा। क्रिटेशियस कल्प आपको बाघ और लमेटा सीरीज में देखने को मिलेगा। और टर्शियरी यानी तृतीयक जो है नर्मदा सोन घाटी में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक आइडिया हमने देखे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ उपलब्ध है, ताकि क्वेश्चन अगर आए तो एक थोड़ा सा आइडिया आपके दिमाग में हो। हम यहाँ पे बेसिक रूप से काम रहेगा हमारा क्वेश्चन को हल करना, पर उससे क्वेश्चन जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है उसके बारे में परिचय कराना मेरा काम है। वो परिचय कराने के बाद अब बाकी जो रहा काम पूरा डिटेल में पढ़ने का, तो जब नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएंगे वो फुल सीरीज़ में आएंगे, कंप्लीट रूप से, यानी डिटेल में, ठीक है। तो उसके लिए आप अलग से पढ़ सकते हैं। बाकी अभी जो है हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होंगे। तो क्वेश्चन कराने से पहले मेरा दायित्व बनता है कि उस सब्जेक्ट की भूमिका तैयार करें कि क्या है वो, ताकि आपको क्वेश्चन नए ना लगे। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करूँ हर एक क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट जो है प्राकृतिक विभाजन देखते हैं हम इसका। प्राकृतिक विभाजन से मतलब होता है, हमने देखे थे जब अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें तो साथ में क्या जुड़ा था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जुड़ा था कब तक? 2000 तक, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ जैसे ही अलग हुआ, यानी छत्तीसगढ़ जुड़ा था तब तक हमारे मध्य प्रदेश को 9 भागों में बांटा था। प्राकृतिक विभाजन कितने थे? 9।
पर यहाँ से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया, 16 जिले अलग कर दिए गए, तो उसमें जो भाग है बाकी के 2 चले गए, इसका मतलब बचे कितने, 7। तो अभी मध्य प्रदेश में प्राकृतिक रूप से जो विभाजन है वो कितने भागों में बटा हुआ है, 7 भागों में। अब वो 7 भाग कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे मध्य भारत का पठार हो सकता है, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, ये कंप्लीट आप देखेंगे, रीवा पन्ना का पठार, साथ ही मालवा का पठार, उसके बाद आप देखोगे नर्मदा सोन घाटी। कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। इन सबको मिलाकर बोला जाता है, ये जो 5 है, इन 5 को मिलाकर बोला जाता है मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है। फिर बचा क्या, बघेलखंड का पठार, उसके बाद बचा आपका सतपुड़ा मेकल पर्वत, यानी इसको पूर्वी पठार बोलते हैं, और ये जो है कौन सा है, सतपुड़ा मेकल पर्वत, यानी सतपुड़ा मेकल पर्वत नाम से इसको जाना जाता है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 भाग है, कौन कौन से आप देख सकते हैं, मध्य भारत, बुंदेलखंड, मालवा, रीवा पन्ना और नर्मदा सोन घाटी। सतपुड़ा मेकल के अंतर्गत एक ही आता है ये वाला, पूर्वी पठार के अंतर्गत एक आता है जिसे हम बघेलखंड का पठार बोलते हैं। तो ये टोटल मिलाकर 7 भागों में हमारे मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रूप से बांटा गया है। आप ध्यान में रखिए, विभाजन के पहले 9 भाग थे और विभाजन के पश्चात 7 भाग है। चलिए इनके बारे में थोड़ी सा ओवरव्यू देख लेते हैं। मालवा का पठार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सबसे अधिक क्षेत्र में वही फैला हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए मालवा का पठार जो है कंप्लीट भाग यहाँ देखेंगे तो सबसे अधिक भाग में वही फैला हुआ है। उसके बाद कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। तो मालवा का पठार जो है, इसके अक्षांश देशांतर हमको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल याद रखिए 28.62, यानी लगभग 30%, यानी 29% में ये फैला हुआ है। और सबसे बड़ा पठार इसको बोला जाता है मध्य प्रदेश का। 82,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। मिट्टी होती है यहाँ गहरी काली, जब मिट्टी पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। नदियाँ यहाँ पे माही नदी है, चंबल नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बेतवा नदी, ये सब नदी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जैसे यहाँ तापमान की अगर बात करें हम, तो 10 से लेकर 40 डिग्री तक का तापमान यहाँ देखने को मिलता है मौसम के अनुसार। बारिश होती है तो बारिश 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक होती है। और अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भोपाल जो मालवा है वो कौन कौन से ज़िले में मतलब उसको कवर होता है, तो भोपाल है, धार है, गुना है, इसके अलावा झाबुआ है, मंदसौर है, देवास है, सीहोर है, शाजापुर, आगर मालवा, विदिशा और रायसेन। ये सब ज़िले जो है किसके अंतर्गत आते हैं, ये मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए मालवा की जो जलवायु है, चीनी यात्री आया था फाइयान, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे फाइयान के बारे में। इस मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा है, फाइयान ने, चीनी यात्री था। और मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, जिसकी हाइट आपको मिलेगी 881 मीटर। इसके अलावा जाना पाव मिलेगी यहाँ पे 854, धजारी मिलेगी 810। और मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार जो है मालवा का पठार है। गेहूं की डलिया इसे बोला जाता है, किसे, मालवा के पठार को। दूसरा जो है मध्य भारत का पठार, जो टॉप में है सबसे, देखे होंगे आपने चंबल संभाग के आसपास वहाँ, और थोड़ा नीचे देखने को मिलता है गुना वाले एरिया में। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 32,896 वर्ग किलोमीटर, ये 10% के लगभग, यानी 10.7% में फैला है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है वो पढ़ेंगे। चंबल, सिंध, क्वारी, पार्वती, कूनू नदी यहाँ देखने को मिलती है। 15 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान रहता है। और वर्षा यहाँ होती है 25 से लेकर 125 डिग्री सेल्सियस। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच, ये सब जिलों में ये कवर होता है, यानी कितने जिलों में मध्य भारत का पठार फैला हुआ है। बुंदेलखंड के पठार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री कहाँ से कहाँ तक है वो हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ये जो है 23,733 वर्ग किलोमीटर, यानी 7.7% एरिया में फैला हुआ है टोटल मध्य प्रदेश के। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई, दोमट, ये मिट्टी यहाँ देखने को मिलती है। फिर सिंध है, बेतवा है, पहुज है, धसान, केन, ये सब जो नदी है यहाँ पे देखने को मिलती है, किसमें, बुंदेलखंड के पठार में। 10 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है और 75 से लेकर 125 तक वर्षा होती है। दतिया, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, इन जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब अगर मध्य भारत पठार की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो मध्य भारत का पठार जो है सरसों उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है इसको। साथ ही चंबल नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी यहाँ बहती है। और सर्वाधिक कम वर्षा इसी पठार में होती है। कौन से पठार में, मध्य भारत। ऊपर वाला एरिया देखे होंगे आपने, भिंड, मुरैना वाला जो एरिया है वहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्यान शैल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेप से हुआ था।
मुख्यतः यहाँ चंबल नदी बहती है, वहाँ पे बीहड़ होते हैं, गली अपर्दन, ठीक है, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। सबसे कम लिंगानुपात यहाँ देखने को मिलता है, भिंड में देखे होंगे। इस पठार में चंबल नदी के द्वारा बड़े पैमाने पर बीहड़ अवनाली का अपर्दन किया जाता है, जिसे गली अपर्दन बोलते हैं, ठीक, गली इरोजन बोलते हैं। इस पठार में मुख्यतः सहारिया जनजाति निवास करती है। और बुंदेलखंड के पठार की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो यहाँ सिद्ध भावा की चोटी है, सबसे ऊंची चोटी 1172 मीटर दतिया में। मिश्रित मिट्टी यहाँ है। उसके अलावा नल दमयंती की प्रेम कथा यहाँ पे देखने को मिलती है। आला उदल के शौर्य का वर्णन भी यहाँ देखने को मिलता है बुंदेलखंड के अंतर्गत। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है। अब बात करते हैं विंध्यन कगारी प्रदेश, जिसे रीवा पन्ना का पठार बोलते हैं, और ये 31,954 यानी 10%, 10.5% या 10.37% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लाल काली, लाल पीली, ये मिट्टी का जो है यहाँ पे विस्तार देखने को मिलता है। टोन्स, केन, सोनार, बहुटी, ये जो है नदियाँ यहाँ देखने को मिलती है। 8 से 42 जो है डिग्री तापमान और 7 से लेकर 125 डिग्री से मतलब जो है यहाँ पे वर्षा होती है। रीवा, सतना, पन्ना, दमोह जो है सागर इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर बात करें तो विंध्यन कगार प्रदेश भी इसे कहा जाता है। सतना जिले के मुकुंदपुर में सफ़ेद शेरों की सफारी स्थापित की गई है। यह देश की सर्वप्रथम वाइट सफारी है और बुंदेली व बघेली बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है। अब बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी की। तो ये जो है 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और सेकंड नंबर पर देखेंगे तो 27.9% आप देख सकते हैं। गहरी काली मिट्टी यहाँ देखने को मिलती है। नर्मदा, सोन, जोहिलिया, ये 3 नदी यहाँ देखने को मिलती है। 10 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है और 70 से लेकर 140 यहाँ वर्षा होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है। शहडोल, बड़वानी, मंडला है, डिंडोरी है, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद है, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, ये सब जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब नर्मदा सोन घाटी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। नर्मदा नदी कृषि, अर्थव्यवस्था, पेयजल की उपलब्धता के कारण इसे जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को। इस क्षेत्र के प्रमुख दर्शनीय स्थल अमरकंटक है, भेड़ाघाट, महेश्वर। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश की सबसे निचली प्राकृतिक विभाग के रूप में हमको जानने को मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ आगे अगर देखें हम तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी की बात करते हैं। सतपुड़ा मेकल श्रेणी की अगर बात करें तो ये 34,000 वर्ग किलोमीटर 11% में फैला हुआ है। काली गहरी मिट्टी यहाँ देखने को मिलती है। तवा, बेतवा, जोहिलिया, उसके बाद है नर्मदा, ताप्ती, शक्कर, हिरन, ये सब नदी यहाँ पे देखने को मिलती है सतपुड़ा क्षेत्र में। 18 से 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान है और 62 से 150 यानी काफ़ी अधिक मात्रा में, नर्मदा से भी अधिक मात्रा में सतपुड़ा मेकल पर्वत में वर्षा होती है। ठीक है, तो आप देखे होंगे जैसे पचमढ़ी वाले एरिया में सदाबहार वन पाया जाता है क्योंकि सबसे अधिक वर्षा वहीं पर होती है। खरगोन है, बड़वानी, बैतूल है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा, सिवनी, ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं? सतपुड़ा मेकल के अंतर्गत। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार इसे बोला जाता है। जो आप देखे होंगे धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची 1352 मीटर इस पठार में ही स्थित है। और दूसरे नंबर पर चौरागढ़, वो भी इसी में स्थित है। यह पठार नर्मदा तथा गोदावरी बीच जल विभाजक का काम करता है। नर्मदा और गोदावरी नीचे से बहती है और नर्मदा ऊपर से, तो बीच में ये पर्वत है, तो जल विभाजक मतलब उसका और एक दोनों का जल मिलने नहीं देता। इसके अलावा बघेलखंड का पठार जिसे पूर्वी पठार बोलते हैं, तो ये जो है 21,577 वर्ग किलोमीटर यानी 7% पे फैला है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार, सबसे बड़ा है मालवा का पठार और सबसे छोटा है बघेलखंड का पठार। काली, लाल, बलुई, दोमट मिट्टी यहाँ होती है। सोन, जोहिला, गोपद, बनास, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे नदी। 18 से 35 डिग्री और यहाँ पे भी वर्षा काफ़ी अच्छी होती है। 62 से लेकर 150 तक। सीधी, शहडोल, उमरिया, मुडवारा तहसील जो है जबलपुर, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत अगर देखें सबसे पूर्वी एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। यह पठार जो है कोयला उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। इस पठार में मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। ठीक है, तो कोयला राजधानी, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को बोला जाता है। अब देखिए यहाँ अगर बात करें मालवा जो है सबसे बड़ा है और यहाँ बघेलखंड अगर बात करें तो बघेलखंड जो है सबसे छोटा है। अच्छा, एक चीज़ देखिए यहाँ से अगर कर्क रेखा जाएगी तो कौन कौन को काट रही बताइए जरा मुझे। ये जो है मालवा के पठार को भी काट रही है और रीवा पन्ना के पठार को भी। ठीक है, तो बघेलखंड जो है सबसे छोटा है, ये हम देख सकते हैं। और मालवा के पठार को क्या कहा जाता है? अन्न का भंडार या गेहूँ की डलिया बोलते हैं उसे। चलिए आगे चलते हैं, अब जान लेते हैं कुछ पर्वत के बारे में और उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पर्वत की अगर बात करें तो मुख्य रूप से पर्वत जो है, जैसे अगर देखो सतपुड़ा मेकल पर्वत, इसे कंप्लीट बोला जाता है सतपुड़ा मेकल पर्वत, जिसके पूर्वी
पश्चिमी भाग में क्या है, राजपीपला की पहाड़ी, और बीच में है आपका सतपुड़ा पर्वत, और इधर मतलब पूर्वी साइड है मेकल पर्वत। अच्छा, सतपुड़ा के अंतर्गत मुख्य रूप से धूपगढ़ की चोटी जो कि सबसे ऊंची चोटी है 1352 मीटर। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके पूर्व पश्चिम में देखें तो राजपीपला, और ऊपर की तरफ देखें तो विंध्याचल पर्वत। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर देखते हैं हम तो रीवा पन्नग पठार में कैमूर की पहाड़ियाँ है। ऊपर बुंदेलखंड में देखेंगे तो भांडेर की पहाड़ियाँ है। भांडेर की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। ये कैमूर की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे देखें। चलिए, यहाँ हम जो है धूपगढ़ की अगर बात करें 1352, जो कि महादेव पर्वत श्रेणी यानी कि सतपुड़ा की रानी से बोला जाता है। चौरागढ़ सेकंड नंबर पे है जो कि होशंगाबाद में ही है 1326। सिद्ध बाबा ये भांडेर की श्रेणी के अंतर्गत 1172 बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी है। अमरकंटक की पहाड़ी ये मेकल पर्वत में देखने को मिलती है 1124। सिगार चोटी जो है वो आपको 881 विंध्याचल पर्वतमाला मालवा इंदौर के अंतर्गत देखने को मिलती है। जाना पांव पहाड़ी ये जो है 854 मीटर विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत देखने को मिलती है मालवा इंदौर में। धार की पहाड़ी आपको 828 मीटर विंध्याचल पर्वतमाला यानी धार के अंतर्गत देखने को मिलती है। दजारी चोटी 810 ये विंध्याचल पर्वतमाला में है मालवा में। गुडविल चोटी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 752 मीटर, ये दमोह में विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो कुछ चोटी इंपॉर्टेंट हमने देखे। इसके अलावा देखिए, जैसे आपको पूछा जाता है गिद्धराज पर्वत, तो यह पर्वत जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले रामनगर तहसील में स्थित है। साथ ही भोपाल जो है कितनी पहाड़ियों से मिलकर बना है, 5 पहाड़ियों से। गोपांचल जो है पर्वत ग्वालियर किला में स्थित है, और मतलब गोपांचल पर्वत पर ग्वालियर किला स्थित है। लमेटा हिल्स जबलपुर में है। साथ ही आप देखोगे श्यामला नेवरी, इसके अलावा कटरा, ईदगाह, अरेरा एवं बंट्री हिल्स, दानिश हिल्स, मोरबन हिल्स, ये सब जो है भोपाल की हिल्स है, 5 पहाड़ियाँ। शारदा माता का मंदिर त्रिकुटा जो है मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। तो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे जाने। आई होप आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी, जो भौगोलिक स्थिति है और प्रभाग है उसके बारे में। चलिए, अब हम जो है आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन हल करेंगे यहाँ पे, तो एक एक करके आपको भी आंसर देना है सारी चीज़ों के। ठीक है, साथ साथ में आप आंसर देंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग नहीं है। दक्कन ट्रैप दक्षिणी जो ट्रैप है उसका भाग नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे बुंदेलखंड, पूर्वी पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और मालवा का पठार, इनमें से कौन सा है जो दक्कन ट्रैप का भाग नहीं है। तो देखिए, मालवा का पठार दक्कन ट्रैप का भाग है, जिसकी उत्पत्ति जो है यहाँ कौन सा पूछा, दक्कन ट्रैप का भाग पूछा था, नहीं पूछा, दक्कन ट्रैप का भाग पूछा था। तो इसका मतलब जो दा है मालवा का पठार वो दक्कन ट्रैप का भाग है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्रिटेशियस कल्प से हुई है। तो मालवा का पठार आप देखोगे तो ये किसका भाग है, ये दक्कन ट्रैप का भाग है। किसका भाग है, ज्वालामुखी के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है, और यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। किसमें, मालवा के पठार में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मालवा का पठार। यानी कौन सा दक्कन ट्रैप का भाग है, तो मालवा का पठार दक्कन ट्रैप का भाग है। इसके अलावा अन्य जो भाग है वो भी हमने देखे थे। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, धूपगढ़। और धूपगढ़ कितने मीटर है, 1352 मीटर है, 1352 मीटर ऊंची है। सेकंड नंबर पर देखने को मिलेगा चौरागढ़ है। चौरागढ़ कितनी है वो आपको बताना कमेंट बॉक्स में, अभी पढ़े हमने जस्ट पीछे। तो ये आप यहाँ ध्यान रखिए, कहाँ पे है ये, सतपुड़ा महादेव श्रेणी के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है धूपगढ़ की चोटी। सौसर, सकोली व चिल्पी श्रेणियाँ किस चट्टानी क्रम के अंतर्गत आती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा आर्कियन है कि धारवाड़ है, कुड़प्पा है या विंध्यान है। तो अभी हमने इसके पहले बात किए थे, ये किसके अंतर्गत आती है, ये आती है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत, यानी कि बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में ये विस्तृत है और ये धारवाड़ के अंतर्गत आती है। अब आपको देखने को मिलेगा धारवाड़ कहाँ पे है, तो धारवाड़ आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए धारवाड़ चट्टान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास भांडेर, कैमूर व पारसनाथ जो है किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग है। तो भांडेर आपको देखने को मिलेगा, भांडेर ऊपर साइड बुंदेलखंड में, कैमूर की पहाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये किसका भाग है, देखिए यहाँ पे अगर देखोगे तो भांडेर और कैमूर ये जो है देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य विभाजक है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 881 है। इसका मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये किसके उपविभाग है, ये विंध्याचल पर्वत के उपविभाग है। ऐसे आप देख सकते हैं विंध्याचल पर्वत कुछ इधर और कुछ इधर फैली है, तो इसका मतलब उसी के उपविभाग है।
राजपीपला, महादेव, मेकल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग है? तो ये किसके है? राजपीपला आप देखे थे सतपुड़ा का, उसके बाद मेकल भी है, महादेव भी है और राजमहल की पहाड़ियाँ। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि बी हमारा राइट आंसर है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, देखिए कंप्लीट ये फैला हुआ है, ठीक है। राजपीपला है, सतपुड़ा है, राजमहल की पहाड़ियाँ, मेकल पर्वत, ये सब फैले हुए हैं यहाँ पे। उसके अलावा सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा, सोन तथा दक्कन पठार के बीच में जल विभाजक का काम करती है। मध्य प्रदेश का उपविभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? मध्य प्रदेश का उपविभाग पूर्वी पठार को के अंतर्गत कौन सा शामिल किया जाता है? पूर्वी पठार में एकमात्र आता है जिसे बोलते हैं बघेलखंड, ठीक है। और ये तो आपका मध्य उच्च प्रदेश में आ जाएगा, ये भी मध्य उच्च प्रदेश में आ जाएगा और ये भी मध्य उच्च प्रदेश में, ठीक है। बाकी ये जो आ जाता है पूर्वी पठार में आ जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पूर्वी पठार, लोकेशन आप बार बार देखेंगे तो आपको याद रहेगा। उसके बाद है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली आपको पता है कौन सा है? अरावली आपको पश्चिम भाग में देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के, और विंध्य जो है उस पर बाद नीचे देखने को मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे कौन है आपका? यहाँ पे जो है आपका मालवा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवा। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे अरावली इस प्रकार से यहाँ पे है और विंध्याचली है, और यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मालवा का पठार। तो राइट आंसर हमारा मालवा जाएगा, ठीक है। गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक का काम कौन करता है? इसके पहले भी हमने देखे थे गंगा और महानदी। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे गंगा इधर से है, ठीक है। क्या क्या पूछा है? गंगा और महानदी इधर। तो बीच में क्या आ रहा है? बीच में देखिए आपको देखने को मिल रहा है कौन कौन आ रहा है। बीच में आ रहा है आपका, जैसे सतपुड़ा तो आएगा नहीं, बघेलखंड, मेकल पर्वत, बुंदेलखंड, इनमें से क्या आ रहा है बताइए मुझे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या आ रहा है, यानी कि बघेलखंड आ रहा है। देखिए बीच में बघेलखंड आ रहा है, तो ऊपर से गंगा गई, नीचे से महानदी गई, तो आप देख सकते हैं उसमें जल विभाजक कौन कर रहा है? बघेलखंड, यानी कि स हमारा राइट आंसर है, बघेलखंड, ठीक है। गंगा और महानदी के बीच, ये तो हमने देख लिए। पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो क्या धारवाड़ है, क्या आद्य महाकल्प है, गोंडवाना है या दक्कन ट्रैप है? तो इनमें से आपको देखने मिलेगा आद्य महाकल्प है, यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में तथा बुंदेलखंड में गुलाबी ग्रेनाइट के रूप में ये पाई जाती है, आद्य महाकल्प, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है बुंदेलखंड के अंतर्गत। बुंदेलखंड के अंतर्गत आप देखेंगे तो इधर, ठीक है। ये देखिए आर की चट्टानें जो होती है वो बी हमारा राइट आंसर, यानी कि आद्य महाकल्प है। ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग किया जाता है? ऐतिहासिक इमारत बनाने में कौन सी प्रकार की चट्टानों का उपयोग किया जाता है? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है पुराना समूह यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका मतलब है बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ग्वालियर है, दिल्ली है, आगरा की ऐतिहासिक इमारतें इन्हीं समूह की चट्टानों से बनाई गई है। और इसका एक भाग कोड़प्पा समूह जो है छत्तीसगढ़ में, तथा दूसरा जो है विंध्यन समूह की चट्टानें जो कि मध्य प्रदेश में है। नर्मदा, सोन घाटी एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए नर्मदा घाटी और सोन घाटी, और नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली के बीच में त्रिभुजाकार जो पठार है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए नर्मदा सोन घाटी ये है, उसके बाद आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? देखिए कौन सा पठार है, कंप्लीट रूप से अगर देखोगे तो ये जो है आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा त्रिभुज के रूप में। कैसा देखने को मिल रहा है? त्रिभुज के रूप में। तो इस त्रिभुज वाले को बोलते हैं हम मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश में आपको 5 भाग देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और मालवा का पठार। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा? यहाँ देखने को मिलेगा आपको मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश जो है, जो कि नर्मदा सोन घाटी और अरावली के बीच में एक त्रिभुजाकार के रूप में माना जाता है। यहाँ अरावली है, यहाँ पे आपको नर्मदा सोन घाटी है। कैमूर श्रेणी किन 2 प्रमुख नदियों के बीच में जल विभाजक का काम करती है? अब कैमूर कहाँ है? आप देखिए कैमूर की पहाड़ियाँ ये है, ठीक है। और जल विभाजक का काम किस किस के मध्य कर रहा है? जैसे यमुना है तथा सोन है तथा हिरन है, सोन व नर्मदा, और बेरमा तथा सोनार। तो अब देखिए यमुना और सोन, तो आप देखोगे तो सोन नदी इधर जा रही है और यमुना नदी इधर है, ठीक है। तो बीच में कौन है? बीच में आपको देखने को मिलेगा कैमूर की पहाड़ी। इसका मतलब यमुना और सोन के बीच में ये जल विभाजक का काम करेगा। कौन? ये कैमूर की पहाड़ी। और कैमूर की पहाड़ी आप देखोगे रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। मालवा किन 2 प्रमुख नदियों के बीच में जल विभाजक का काम करता है? तो मालवा की अगर बात करें तो मालवा जो है कहाँ पे है? मालवा आपको देखने को मिलेगा ये। अब कौन कौन सी नदी है? नर्मदा है और चंबल है,
नर्मदा और क्षिप्रा है, नर्मदा है, नर्मदा और यमुना है। तो आप बताइए मुझे यहाँ क्या होगा, नर्मदा है और यहाँ पे आप देखोगे तो यमुना है, ठीक है। तो नर्मदा और यमुना दोनों नदियों के बीच में जल विभाजक का काम कौन कर रहा है, मालवा का पठार कर रहा है। सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक खनिज किस में पाए जाते हैं, देखिए आद्य महाकल्प में, धारवाड़ में, पुराना समूह में या गोंडवाना में। तो इनमें से जो है आपका धारवाड़ समूह जो है मध्य प्रदेश में बालाघाट व छिंदवाड़ा जिलों में पाया जाता है और यहाँ पे धारवाड़ में ही सबसे अधिक खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। लमेरा हिल्स जो है कहाँ पे है, लमेरा हिल्स आपको देखने को मिलेगा, लमेरा हिल्स या लमेटा हिल्स जो है आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ जबलपुर है और जबलपुर जो है यहाँ अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा 80 डिग्री पे कौन सा स्थित है, 80 डिग्री देशांतर पे जबलपुर है उसके पास में, और सबसे किनारे में है सिंगरौली जो कि 82.5 में है, उसके पास में आप देखोगे तो रीवा, सतना इस प्रकार के देखने को मिलेंगे, सीधी सिंगरौली वगैरह। मध्य प्रदेश के कितने ज़िले राजस्थान की सीमा को छूते हैं, तो देखिए मध्य प्रदेश के कितने ज़िले, इस प्रकार से अगर मैं मध्य प्रदेश का मैप बनाऊं तो यहाँ से अगर देखें तो ये जो हो जाता है आपका इस प्रकार से, ये, ठीक है। तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश से 14 ज़िले, छत्तीसगढ़ से 7 ज़िले, महाराष्ट्र से 9 ज़िले, इससे 2 ज़िले और इससे 10 ज़िले। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो 10 ज़िले जो है राजस्थान की सीमा को छूते हैं, ठीक है। टोटल 52 जिले, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित जिला युग्मों में से छांटिए जिनकी सीमा रेखा एक से अधिक राज्यों को छूती है। तो देखिए बालाघाट मतलब क्या करना हमको, जिनकी सीमा एक से अधिक राज्यों को छूती है ऐसे जिले को युग्मों को जानना है, ठीक है। तो देखिए बालाघाट जो है आपका छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों को छूता है, झाबुआ आपका जो है राजस्थान और गुजरात दोनों को छूता है। उसके बाद बालाघाट और मुरैना, बालाघाट फिर से मैंने बताया छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, मुरैना आपका जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों को। इसके अलावा शिवपुरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों को, अलीराजपुर आपका गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर आएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे हमको कितनी चीज़ें पूछा था, हमको यहाँ पे पूछा था अलीराजपुर, झाबुआ, तो ये तो समझ गए आप। बालाघाट भी पूछा था, ये भी समझ गए। मुरैना पूछा था, ये भी समझ गए। शिवपुरी पूछा था, ये भी समझ गए। पर बचा क्या, सिंगरौली भी दो राज्यों को छूता है और सीधी भी 2 राज्यों को छूता है। तो आप इनको जो है समझ सकते हैं, जब हमने इंट्रो पढ़े थे सामान्य परिचय तो उसमें हमने देख लिए थे। सीधी एवं झाबुआ सूर्योदय के समय में विचार कीजिए, तो ये हमने पहले देख लिया ऑलरेडी क्वेश्चन, ये आधा घंटे का इसमें डिस्टेंस होता है, ठीक है। देख भी सकते हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें तो 8.4 डिग्री गुणा 4 कर दो, लगभग 34 मिनट के आसपास आएगा, इसका मतलब है आधा घंटा, ठीक है। विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र में है, वो पहले किस राज्य का भाग था, वो था आपका किसका भाग था, मध्य प्रदेश का था। और जो कि देखिए विदर्भ था पूरा मध्य प्रदेश का भाग हुआ करता था, पर अब वो महाराष्ट्र का भाग है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है, तो गोंडवाना क्षेत्र कौन सा कहलाता है, ये आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्व क्षेत्र। दक्षिण पूर्व क्षेत्र जो है आप देखिए, मैंने आप बताया था यहाँ पे देखते दक्षिण पूर्व गोंडवाना चट्टान यहाँ देखने को मिलती है। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन यहाँ पे रहता है, तो इसे बोलते हैं अवनलिका अपर्दन होता है। अवनलिका को बोलते हैं गली अपर्दन, क्या बोलते हैं, गली, यानी कि द हमारा राइट आंसर है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, अरावली आप देख सकते हैं, और विंध्य के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। देखिए यहाँ हो गई अरावली और ये हो गई आपकी विंध्य श्रृंखला, इसके मध्य कौन सा है, मालवा, इसका मतलब है आपका राइट आंसर है ए, मालवा का पठार, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है, सबसे बड़ा भूभाग आपको पता है कहाँ पे आता है, 28.79 कुछ है, मतलब लगभग 29% जो है किसका आता है, मालवा का आता है। तो देखिए 28.62%, और इसका किलोमीटर भी देख सकते हैं आप, वर्ग किलोमीटर 88,222, ठीक है। और जबकि नर्मदा सोन घाटी जो है अब आपकी 86,000 आती है, सतपुड़ा में कल 34,000 और बघेलखंड आपका 21, यानी सबसे बड़ा आपका मालवा आता है, सबसे छोटा आपका बघेलखंड आता है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, ये देखिए मालवा है, बघेलखंड, बाकी भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे ऊंची चोटियां है, तो देखिए सबसे ऊंची चोटी का अगर बात करें तो सीधे सीधे बात आ जाती है धूपगढ़ की, किसकी आ जाती है, धूपगढ़ की, और धूपगढ़ है 1352 मीटर, कितनी है 1352, इसका मतलब वो कहाँ आ जाएगी, सतपुड़ा में, धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा में आ जाएगी। तो बी हमारा राइट आंसर है, और ये आप देख भी सकते हैं धूपगढ़ यहाँ पे है, ठीक है।
नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी ऊपर देखोगे तो विंध्य पर्वत श्रृंखला है और नीचे देखोगे सतपुड़ा है। इसका मतलब विंध्य और सतपुड़ा। तो आप देखिए विंध्य और सतपुड़ा कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। इसका मतलब सतपुड़ा और विंध्य, यानी सा हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं विंध्याचल पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत, और यहाँ मेकल श्रृंखला से नर्मदा नदी हमारी निकली है, गुजरात में जाके समुद्र में वो गिर गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्मदा। ठीक, अब नर्मदा की अगर बात करें तो ये जो है नर्मदा नदी मतलब 15 जिलों से होकर गुजरती मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश द्वारा सन 1985 में नर्मदा घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था इसको मैनेज करने के लिए, और नर्मदा को जीवन रेखा बोला जाता है मध्य प्रदेश की। नर्मदा घाटी उदाहरण है किसका है? भ्रंश घाटी का उदाहरण है। जबकि चंबल नदी में हमने देखे थे, ये क्या है आपको देखने में मिलेगा, वो गली अपर्दन होता है, और यहाँ भ्रंश घाटी का उदाहरण है। इसका मतलब धंस गई है जमीन। ठीक है, ये भ्रंश घाटी वगैरह सब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, भ्रंश घाटी का उदाहरण है, जो कि नर्मदा आप देख सकते हैं यहाँ से निकली है, अमरकंटक से। देखिए ये बहती हुई यहाँ से बहुत सारी नदियों को अपने साथ में ले जाकर बहुत सारी परियोजनाएं इसमें देखने को मिलेगी, वो सब हम आगे देखेंगे नदी घाटी परियोजना में। मध्य प्रदेश का गठन किसके अनुशंसा पर हुआ था? तो ये हमने देख लिया, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? तो देखिए यहाँ से गुजरी है, इसका मतलब मालवा के पठार को 2 भागों में बांटेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ कौन सा आ गया, मालवा के पठार को 2 भागों में ये बांटती है। और कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से। 14 जिलों के नाम आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्म राजधानी हुआ करता था। तो कौन सा है बताइए मुझे? शिवपुरी। शिवपुरी कहाँ पे है? आप देखेंगे टॉप पे, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो शिवपुरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से 113 किलोमीटर दूरी पर है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी या व्यावसायिक राजधानी? तो ये इंदौर इसका राइट आंसर है। स्पोर्ट्स राजधानी भी अगर पूछे तो इंदौर ही आपको बताना है। कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? बताइए। ग्वालियर का किला है, बांधवगढ़ का किला, बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान है, ओंकारेश्वर ये भी है खंडवा में। सोमनाथ मंदिर नहीं है। सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गुजरात में। भोपाल बसा है। भोपाल कितनी पहाड़ियों पे बसा? अभी देखे थे हमने, 5 पहाड़ियों पे बसा है, 7 पहाड़ियों पे, 1 पहाड़ी पे या 2 पे। तो ये बसा है 5 पहाड़ियों पे। राजधानी भोपाल जो है 75 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र पर फैला हुआ है, और एक ऐतिहासिक सौंदर्य से भरपूर है। झीलों का नगर भी इसे बोला जाता है। ठीक है, जिसे विधिवत रूप से परमार राजा भोज ने बसाया था। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? मध्य प्रदेश मुख्य रूप से पठार है। जैसे आप देखोगे मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, या मध्य उच्च प्रदेश इसे बोलते, पूरे पठार आ जाते हैं। ठीक है, परिवा पन्नक पठार, ये सब पठार है यहाँ पे, तो पठार में बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? बताइए। बघेलखंड है, मालवा है, महाकौशल, जबलपुर क्षेत्र है। छोटा नागपुर का पठार नहीं है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ मिलेगा आपको? झारखंड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? झारखंड में। मेकल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसे वाटर सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटर सेट कहा जाता है। इसका मतलब सा हमारा राइट आंसर है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं नर्मदा, सोन, महानदी, ताप्ती, पांडु, कन्हार, रिहंद, बिजुल, गोपद, मनास, बहुत सारी नदियाँ यहाँ समानांतर रूप से बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश से लगती है? मतलब किस प्रदेश से स्पर्श करती है? तो अगर जिले पूछा जाए तो किससे करेगी? उत्तर प्रदेश। और अगर सीमा पूछा जाए तो वो हो जाती है हमारी राजस्थान, यानी कि डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, दमोह का प्राचीन नाम क्या था? दमोह का प्राचीन नाम तुंडीकेर था। क्या था? तुंडीकेर था। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी। संगीत राजधानी हमने देखे थे मैहर, जो कि आपका कहाँ देखने को मिलेगा? सतना के अंतर्गत। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो कौन सी है? मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी सिगार द्वीप है। सिगार द्वीप, और यहाँ देखोगे 881 मीटर है। सिगार चोटी मऊ के दक्षिण में स्थित है, तथा मालवा पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जाना पाव है, इसकी ऊंचाई 854 है। तीसरी की अगर बात करें तो धजरी है, यानी कि ये 810 है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियाँ है, उनको क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश के उत्तर में जो है उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियाँ है, इसको क्या बोला जाता है बताइए। तो इसको जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है मतलब बुंदेलखंड, मध्य भारत का बुंदेलखंड बोला जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी रोलिंग पहाड़ियों से घिरा है, ये बुंदेलखंड में इसका कंप्लीट विस्तार है। ठीक, उत्तर प्रदेश में भी है। वर्तमान भौतिक शोधों के अनुसार बुंदेलखंड को एक भौतिक क्षेत्र घोषित किया गया है, और इसकी सीमाएं इस प्रकार आधारित की गई है कि वह क्षेत्र है उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य प्लेटो की श्रेणियों, और उत्तर पश्चिम में चंबल, दक्षिण पूर्व में पन्ना, अजयगढ़ की श्रेणियों से घिरा है। ये बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड कहाँ पे है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
बिंद श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिंद श्रेणी की अगर बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है हमारी? बी, यानी कि आप देख सकते हैं सद्भावना, जिसे हम बोलते हैं गुडविल चोटी। गुडविल चोटी आप देख सकते हैं जो समुद्र तल से 2467 फीट यानी 752 मीटर ऊपर स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में ये शहर है व्यावसायिक राजधानी, स्पोर्ट्स राजधानी, जिसे हम बोलते हैं इंदौर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वह जिला जो परित्यक्त शहर के नाम से जाना जाता है, परित्यक्त अबेंडेंट सिटी कहा जाता है, तो इसे बोलते हैं हम मांडू। क्या बोलते हैं? मांडू। मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान कौन सा है? तो दूसरा उच्चतम स्थान, पहला तो हो गया आपका कौन सा? धूपगढ़, और दूसरा हो गया आपका चौरागढ़। कौन सा हो गया? चौरागढ़। बुरहानपुर जिला किस साल स्थापित किया गया? तो बुरहानपुर हमको देखना पड़ेगा, हमने जिलों की संरचना देखे थे, ये 2003 में बना था। ठीक है। इसके साथ में 2 जिले और बने थे। तो बुरहानपुर जो है 15 अगस्त 2003 को पूर्वी निमाड़ खंडवा से अलग करके बनाया गया और इसका मुख्यालय बुरहानपुर नगर है। बुरहानपुर नगर मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के किनारे है और यह जो है 1400 के आसपास राजकुमार नासिर खान द्वारा स्थापित किया गया था। और इसके साथ में 3 जिले, देखिए 3 जिले और, जिनकी बुरहानपुर जो है खंडवा से, अनूपपुर शहडोल से, अशोकनगर गुना से गठित किया गया था 2003 में। इसके साथ में मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है? यह है कर्क रेखा। और आपको पता है 14 जिले इससे जो है इसकी सीमा को, 14 जिले के अंतर्गत ये गुजरती है। मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? तो हमने देखे थे सीमांत जिले, ऊपर अगर बोले तो मुरैना, इधर बोले तो सिंगरौली, नीचे बोले तो बुरहानपुर, और इधर बोले तो आप अलीराजपुर बोल सकते हैं। ठीक है। तो नीचे बोला जा रहा है बुरहानपुर, इसका मतलब आ हमारा राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हमारे भौगोलिक रूप से कुछ प्राकृतिक प्रभाग, पर्वत और जो पठार है उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़े, उनके बारे में बेसिक रूप से जाना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके लिए काम का होगा ये। ठीक है। आप इसे ध्यान से 1-2 बार और देख लीजिए, और यदि टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। क्यों? क्योंकि आपको आगे की चीज़ें कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है। ढूंढना ना पड़े या लिंक की ज़रूरत आपको ना पड़े, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप डायरेक्टली जो है वीडियो को देख सकते हैं। आगे बहुत सारी आपको तैयारी कराई जाएगी अनेक एग्जामों के लिए। तो आप जुड़ जाइए यहाँ पर सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन से, और टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करें ताकि उसमें आप PDF प्राप्त कर सके। तो इसके बाद हम एक एक करके सारे टॉपिक कवर करते जाएंगे।